हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अपना वेक्टर में आता है बेटा लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर्स, इसमें क्या है बेटा, पहले एक 2D में देन हमारा 3D में आएगा। 2D का मतलब क्या कह रहा है, लिखो इसमें एक लाइन। 2D का मतलब इन अ प्लेन, 2D का मतलब इन प्लेन। तो लिखो इसमें एक लाइन, कंसीडर ए वेक्टर, कंसीडर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर। कंसीडर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर। नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर एंड वेक्टर आर इज कोप्लेनर विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इन अ प्लेन की बात कर रहे हैं बेटा। एंड वेक्टर आर इज कोप्लेनर विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देन लिखो, देन vector R can be expressed as a linear combination of, then vector R can be expressed as a linear combination of A vector and B vector such that IA क्या कह रहे हैं बेटा, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। एक्स एंड वाई आर स्केलर्स, एक्स एंड वाई आर स्केलर्स। कोई भी स्केलर है बेटा, एक्स और वाई कैसे हैं, स्केलर हैं, कांस्टेंट्स हैं, कोई भी रियल नंबर है। एक्स एंड वाई आर स्केलर्स या कांस्टेंट या कोई भी रियल नंबर है बेटा, ठीक है नहीं। अब बताओ क्या करें यहाँ से, कैसे ये यदि हम इसको देखना चाहें प्रूफ, तो देखो इधर, तो कोई भी एक ए वेक्टर है बेटा और एक बी वेक्टर था कहीं भी, यहाँ पर है, मान लिया कोप्लेनर है, मैंने इसको यहाँ ला सकता हूँ, मैं इसको यहीं पे लिया है भाई, ये कोई भी बी वेक्टर है, ठीक। और ये मैंने मान लिया कोई आर वेक्टर है, कोई प्रॉब्लम। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, ध्यान दो थोड़ा सा। इस ए वेक्टर को कंप्लीट, ये ए वेक्टर था, इस ए वेक्टर को मैंने क्या किया, यहाँ से इसके पैरेलल यहाँ से यहाँ तक की इस वाले वेक्टर को मैं कोई भी एक्स ए वेक्टर बोल सकता हूँ। एक्स कोई भी स्केलर है, बिल्कुल बोल सकता हूँ भैया, ठीक है नहीं। सिमिलर इसके पैरेलल इस वेक्टर को बताओ क्या बोल सकते हो, वाई बी वेक्टर बोल सकते हो बेटा, कंप्लीट वी वेक्टर था यहाँ तक, तो इस वेक्टर को वाई बी वेक्टर। तो बताओ आर वेक्टर इन दोनों का क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम बनाएगा बेटा, और पैरेललोग्राम बनाएगा तो ये डायगोनल है इसका ये वाला, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। क्लियर। ऐसे यदि मैं 3D में बात करना चाहूँ, 3D का मतलब ऑब्वियसली कोप्लेनर नहीं है। कंसीडर ए वेक्टर एंड, लिखो देखो एक लाइन अगेन, 3D यानी कंसीडर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर, नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर, नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। देन यदि नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर है एंड वेक्टर आर इज अ एनी वेक्टर, देन वेक्टर आर कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर such that
वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर, ठीक है नहीं? तो बताओ यहाँ से वेयर एक्स वाई जेड है, कोई कांस्टेंट है, स्केलर है बेटा, ठीक है नहीं? कोई भी कांस्टेंट बिलोंग्स टू आर होंगे, इनको लैम्डा म्यू टी कुछ भी लिख सकते हो बेटा। एक्स का मतलब पहले वेक्टर का कोई मल्टीपल है, इसका मतलब वो स्केलर है, एक्स का मतलब एक्स एक्सिस से कोई इसका रिलेशन नहीं है भाई, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल बोलना चाहूँ तो वेक्टर आर को मैं कोई भी 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप लिख सकता हूँ, वेयर i कैप j कैप एंड k कैप आर 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो उनको कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 माइनस 4 और 5 के फॉर्म में लिख दिया बेटा, यानी i कैप j कैप k कैप की फॉर्म में लिख दिया, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है नहीं? तो यदि कोई वेक्टर, कहने का मतलब क्या है, मैं और थोड़ा सा समझाना चाहूँ बोर्ड पे देखो बेटा, ये कोई भी a वेक्टर था, ये b वेक्टर था और कहीं भी एक c वेक्टर है, ऐसे ध्यान दो थोड़ा सा, और r वेक्टर ये c वेक्टर है, ये r वेक्टर है। ऑब्वियसली इस r वेक्टर को पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक पैरेललोग्राम बनाएंगे इन दोनों से, और फिर इसको एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे, यहाँ पर एक r वेक्टर कोई नया इस डायरेक्शन में एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, और फिर उसके साथ अब ये दो बन गए, इसके साथ इन दोनों के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन, ये कोप्लेनर बना देंगे बेटा। समझ में आएगा नहीं आए? तो फिर रिजल्ट आ जाएगा हमारा, ठीक है या नहीं? तो हम क्या कह रहे हैं बताओ, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ये रिजल्ट आर वेक्टर एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इज इक्वल टू ये आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है? तो अब इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, अभी तो मैं ऑब्वियसली 2D में ही बात कर रहा हूँ बेटा, 3D में हम और बाद में बात करेंगे कि 2D में यानी प्लेन में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। इस पर बेस देखते हैं क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल इजी बेटा, हमें बोल रहा है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और एक सर्कुलर आर्क है। ये डिस्टेंस भी सर्कुलर आर्क की, ये रेडियस भी या डिस्टेंस भी 1 है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और यहाँ कोई भी पॉइंट सी है भाई। इधर देखो, अब हम क्या करें बताओ, ये वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, सी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ए का मतलब ए वेक्टर और ए वेक्टर लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, क्या लिखोगे बताओ। यदि ये आई कैप बेटा और ये कितना हो जाएगा जे कैप, ये एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री और ये हमें बोल रहा है 30 डिग्री। तो देखो एक तरीका तो वही था कि सी वेक्टर इनके कोप्लेनर है, आई कैप और जे कैप के एक्स वाई प्लेन के। तो सी वेक्टर को क्या ले सकता हूँ मैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, पहला मेथड तो ठीक है, लिख देता हूँ। चलो सी वेक्टर मेथड 1, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब एक्स और वाई फाइंड आउट करना है तो एक बार किसके साथ, आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, एक बार जे के साथ डॉट प्रोडक्ट, और इनका मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है 1 ही है। सी का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 1 है, यस और नो। तो एक तरीका दिया है पर ये बेकार है इस वाले में क्वेश्चन में, तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा था, बहुत ईजी था भाई। दूसरे में ये लगाएंगे, अभी तो ये बेकार मेथड है, लंबा जाएगा। चाहो तो कर देता हूँ मैं डॉट विद आई कैप। बताओ क्या लिखें, सी डॉट आई मैग्नीट्यूड 1 है बेटा, आई का मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो सी डॉट आई कितना, चलो एक स्टेप लिख देता हूँ पहले, एक्स आई डॉट आई प्लस वाई आई डॉट जे। तो बताओ कितना आ गया ये, 1 इंटू 1 इंटू सी और आई के बीच कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, कॉस 60 बेटा 1/2। ठीक, एक बार जे के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, दूसरा डॉट प्रोडक्ट विद जे या जे कैप। बोलो क्या लिखेंगे, सी डॉट जे कैप
इज इक्वल टू 0 प्लस वाई जे डॉट जे 1 हो गया बेटा। तो बताओ सी डॉट जे के, सी और जे के बीच एंगल बेटा 30 डिग्री। तो बताओ क्या लिखूँ, cos 30 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू कितना, cos 30 बेटा √3/2। तो बताओ सी वेक्टर कितना आ गया हमारा, x कितना था 1/2, तो 1/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप। पहला मेथड, ये जनरल मेथड है भाई, इसलिए मैंने ये बताया भाई कि ये लगाएंगे इन जनरल, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी दे रखा है। अभी तो क्योंकि रेक्टेंगुलर सिस्टम दे रखा था बेटा, बोर्ड पे देखो तो इसको तो मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। ये 1 है, इसका ये कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक 1 cos 60 और ये कंपोनेंट 1 sin 60 होंगे या नहीं होंगे बताओ। तो बताओ सी वेक्टर क्या लिख सकता हूँ मैं, सी वेक्टर, इसके पोजीशन वेक्टर को मैं सी वेक्टर लिख रहा हूँ। तो सी वेक्टर कितना हो जाएगा, cos 60 आई कैप प्लस sin 60 जे कैप। डायरेक्ट था ये, तो यही आंसर होगा। देखो चावली आए समझ में, तो इसमें तो बिल्कुल कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी भाई, ठीक है। अब देखो क्या करें नेक्स्ट, इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज करके दूसरे क्वेश्चन क्या किया, ध्यान दो इधर। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, ध्यान दो इधर। तो मैं ये बोल रहा हूं कि यदि कोई एक वेक्टर, ये ए वेक्टर है, कोई ए पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक। ये कोई भी एक सर्कुलर आर्क, बोई ये ओरिजिन ही है, ये कोई बी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, यहां पर कहीं भी एक सी वेक्टर है जिसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है बेटा, और ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 120 डिग्री है। अब हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड सी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सर्कुलर आर्क का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हमें गिवन है। ये क्या बेटा हमें गिवन है, क्या बोल रहे हैं हमसे बताओ। हमें बोल रहा है, मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन, कोई भी एक डायग्राम दे रखा है जिसका ये सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क का मतलब ये तीनों रेडियस हैं। डायग्राम जो भी है, पूरा नहीं बनने में सही नहीं बना है, जो भी है, पर ये कहने मतलब कुछ ऐसे भाई। तो ये क्या है, सब रेडियस है बेटा। अब ए वेक्टर बी वेक्टर की फॉर्म में हमें सी वेक्टर फाइंड आउट करना है। फाइंड सी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ में आया क्या करना है। अब बोलो तो क्या कह रहे हैं, देखो बताओ क्या लिखेंगे। पहली बात तो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर कोप्लेनर है, बिल्कुल है भाई, है नहीं। तो कोप्लेनर है तो क्या करें बताओ, बोल सकते हैं हम सी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर से या लीनियर कॉम्बिनेशन थ्योरम से, जो भी बोलना चाहो आप। तो बताओ यहाँ से सी वेक्टर क्या हो गया हमारा, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। अब क्या करें बेटा, अब यदि आप ध्यान दे रहे हो तो ऑब्वियसली है, एक बार ए के साथ डॉट, एक बार बी के साथ डॉट, तो वही कर रहे हैं हम, डॉट विद ए वेक्टर, डॉट विद ए वेक्टर। बोलो क्या लिखें, ए डॉट सी, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, एक्स ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस वाई ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ रहा है भाई। तो देखो तो क्या कह रहे हैं, बोलो। अब हमें बोल रहा है बेटा ए डॉट सी, बेटा ए सी, ए सी का मतलब मैग्नीट्यूड आर, आर बोल दूं बेटा, चाहो तो ए लिख दो, ए सी कॉस 30 एक्स ए स्क्वायर वाई ए बी, ए और बी के बिटवीन बेटा, ए और बी के बिटवीन कॉस 150 सॉरी। कोई प्रॉब्लम,
तो बताओ cos 30 इज बेटा √3/2, ये तो कैंसिल हो जाएगा भाई, रेडियस है बेटा, बोलो तो, इज इक्वल टू एक्स प्लस cos 150 बेटा माइनस cos 30, यानी माइनस √3/2 y। तो इक्वेशन क्या आ गया बेटा 2x माइनस √3y इज इक्वल टू √3। समझ में आ रहा है भाई कि नहीं आ रहा है? सेकंड बताओ क्या करें, डॉट विद बी वेक्टर करो, डॉट विद बी वेक्टर देखो, लगाओ रिजल्ट निकालो, क्या इक्वेशन बन रही है। डॉट विद बी वेक्टर, इसमें कर रहे हैं बेटा, तो बी डॉट सी, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो बी और सी के बीच में एंगल बेटा 120 cos 120, तो बी सी cos 120 बेटा लिख दूँ थोड़ा सा डायरेक्ट, चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, cos 120 डिग्री एक्स ए भी निकाल चुके हैं हम, ए डॉट बी कितना था माइनस के √3/2 वाई बी स्क्वायर। ये तो रेडियस है दोनों, बोलो तो यहाँ से cos 120 कितना है बेटा माइनस cos 60, और cos 60 कितना होता है माइनस हाफ हो गया, कहने मतलब ऊपर बार में लगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस √3x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन नंबर 2। क्या 1 और 2 सॉल्व हो जाएगा क्या? 1 और 2 बेटा सॉल्व कर दें, सॉल्व करेंगे x और y आ जाएंगे, x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? कर सकते हो यार, क्या करें बताओ? यदि एक स्टेप और लिखना चाहूँ तो मैं लिख देता हूँ, चलो बोलो भाई y निकालना है मुझे, तो इसमें √3 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, 1 इंटू √3 प्लस 2 इंटू 2 बेटा, 1 में तो √3 से मल्टीप्लाई और इसमें 2 से मल्टीप्लाई, ये और ये ऐड करोगे कैंसिल, इसमें √3 से मल्टीप्लाई 3 हो गया बेटा ये, और ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 माइनस 3 y बच जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पे बोलो इसमें √3 से मल्टीप्लाई बेटा 3 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना देगा 3 - 2 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, y की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दी, तो बताओ 2x इज इक्वल टू -√3 इज इक्वल टू √3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा √3 आ गया, x और y दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दी बेटा। तो फाइनल आंसर बोलो क्या मिल गया, सी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर यानी √3 ए वेक्टर प्लस y कितना है बेटा 1 बी वेक्टर। आया समझ में बेटा? तो ये था हमारा क्या सी वेक्टर। समझ में आए? तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो इस टाइप में 2 क्वेश्चन और कर रहे हैं हम, देखो लिखो। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें फाइंड द यूनिट वेक्टर सी वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर सी वेक्टर find the unit vector c vector such that it is coplanar with a vector and b vector. कोप्लेनर विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, किस किस के कोप्लेनर है, ए और बी के कोप्लेनर बेटा, एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर,
and C vector is perpendicular to A vector, where A vector is I cap plus j cap and B vector is I cap minus 2j cap. B vector is I cap minus 2j cap. क्वेश्चन लिख लिया होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार और. फाइंड अ सी वेक्टर, और सी कैसा वेक्टर है? फाइंड अ सी वेक्टर यूनिट वेक्टर, एंड सी इज अ यूनिट वेक्टर कोप्लेनर विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर. जो सी वेक्टर है वो ए और बी के दो कोप्लेनर है और ए के परपेंडिकुलर है, वेयर ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है. इसमें अगेन दो मेथड है बेटा, एक थोड़ा जल्दी होगा पर वो सोचना पड़ता है हमें क्या कह रहा है, और दूसरा थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो पहले तो मैं जनरल मेथड बताता हूँ जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वही बता रहा हूँ. मेथड वन. मेथड वन क्या कह रहे हैं बेटा? सबसे पहले तो क्या कह रहे हैं बताओ? सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हैं? कोप्लेनर है. यानी मैं बोल सकता हूँ सी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर. बोल सकते हो क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है नहीं? अब बोलो तो क्या करें? यहाँ से देखो, अब हमें क्या करें बताओ? सबसे पहले तो ये किसके साथ परपेंडिकुलर है? ए वेक्टर. यानी यहाँ से क्या निकल के आ रहा है बेटा? सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0. निकल रहा है या नहीं? तो मैं क्या करूँ इसमें? सबसे पहले तो ए डॉट डॉट विद ए कर दूँ बेटा, इसमें डॉट विद ए. बोलो क्या देगा? सी डॉट ए या ए डॉट सी, जो भी लिखो, क्योंकि डॉट में इधर या उधर कोई भी लिखो. एक्स ए डॉट ए प्लस वाई ए डॉट बी. तो ये तो 0. ए डॉट ए बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 1 + 1 यानी 2. ए डॉट बी बेटा यहाँ से देखो तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इजीली निकाल सकते हैं. 1 - 2 लिख देता हूँ चाहो तो इधर. ए डॉट बी कितना आ रहा है बेटा? 1 - 2 इज -1. कोई डाउट? तो बताओ यहाँ से क्या लिखें? -1. यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारा? 2x. y की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी. तो बताओ सी वेक्टर कितना मिल जाएगा मुझे? सी वेक्टर मिल गया मुझे एक्स ए वेक्टर प्लस 2x बी वेक्टर. यानी सी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर. और हमें पता है क्या? सी का मैग्नीट्यूड 1 है. तो क्या आएगा यहाँ से बताओ? एक्स स्क्वायर इंटू बोलो ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या देगा बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. इट इज़ क्लियर? तो यहाँ से बताओ फिर एक्स स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बेटा 1 + 1 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर बेटा 1 + 4 5. ए डॉट बी पहले ही निकाल चुके हैं हम -1. तो ये कितना हो जाएगा? -4 इज इक्वल टू कितना है बताओ? 22 - 4 यानी 18. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय कितना हो गया बेटा? 3√2. इट इज़ क्लियर? एक्स की वैल्यू कहाँ पुट कर दें बताओ? ऑब्वियसली है यहाँ पुट कर दो. तो क्या मिल जाएगा हमें? एक्स वेक्टर मिल जाएगा. तो आंसर क्या हुआ बेटा हमारा? एक्स वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई 3√2 इंटू. अब मैं इनकी भी वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर की भी. ए वेक्टर क्या था बताओ? यहाँ से देखो ए वेक्टर क्या है? आई कैप प्लस जे कैप. तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर कितना है बेटा? आई कैप माइनस 2 जे कैप. आई कैप माइनस 2 जे कैप. तो एक्स
एक्स नहीं है, सी वेक्टर है बेटा, एक्स की तो वैल्यू पुट की है, तो क्या आ गया बताओ यहाँ से, सी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3√2, कितना बेटा 1 + 2 3, 1 - 4 -3, तो फाइनल आंसर क्या रहा बताओ, सी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 आई कैप माइनस जे कैप। आया समझ में? पर ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये कैसा है, लेंथी मेथड था थोड़ा, पर जनरलाइज मेथड था ये, इसलिए मैंने इसको बताया था। दूसरा मेथड इजी है, थोड़ा सा फास्ट होगा उससे, वो कैसे देखते हैं। देखो यहाँ पे यदि ध्यान से देख रहे हो बेटा, यदि यहाँ ध्यान से देख रहे हो तो ए वेक्टर कैसा है बोलो, ए वेक्टर है हमारा आई कैप प्लस जे कैप, यानी एक्स वाई प्लेन में आई और जे एक्स वाई प्लेन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ भाई। बी वेक्टर भी ध्यान से देखो तो आई कैप -2 जे कैप, यानी आई और जे के नहीं है भाई, के कैप नहीं है, इसका मतलब ये भी एक्स वाई प्लेन में। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है बेटा कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एक्स प्लेन एंड वाई एक्स वाई प्लेन, और सी वेक्टर ए और बी के प्लेन में, तो मैं बोल सकता हूँ सी वेक्टर इज ऑल्सो लाई इन एक्स वाई प्लेन, बोल सकता हूँ मैं। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, आंसर देखो यही आएगा, तो आंसर को नहीं मिटा रहा हूँ मैं बेटा, और सब साफ कर, आंसर छोड़ दिया बेटा, और देखो कितना जल्दी होता है भैया। मेथड 2 बेटा, क्या कह रहे हैं देखो, बोल रहे हैं हमसे यहाँ से कि सी वेक्टर क्या लिखें बताओ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, सी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में बेटा, ठीक है। नहीं क्या करें, सबसे पहले तो ऑब्वियसली डॉट विद ए वेक्टर, बोलो क्या देगा, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो कि 0 है, एक्स आई कैप डॉट ए वेक्टर प्लस वाई जे कैप डॉट बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर, तो ये तो 0 हो गया बेटा, एक्स इंटू ए वेक्टर का आई के साथ डॉट बेटा, ये 1 ये 0 यानी 1 हो गया, प्लस वाई जे वेक्टर का ए के साथ डॉट, ये 0 ये 1 देगा बेटा, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया -x, पुट कर दें ये, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा हमारा, रिजल्ट आएगा c इज वेक्टर इज इक्वल टू x कॉमन आ गया आई कैप माइनस जे कैप, और c का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो c वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी x स्क्वायर 1 + 1 -0 हो गया इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो c वेक्टर आ गया बेटा प्लस माइनस 1/√2 आई कैप माइनस जे कैप। समझ में आया कि नहीं आया? और यही हमारा c वेक्टर ये था देखो, पर ये देखो 3-4 स्टेप में सॉल्व हो गया, और पहले वाला कितना लंबा गया था। तो वो ये यदि दिमाग में कुछ चीज़ें हैं हमारे में तो थोड़ा सा फास्ट लिख सकते हो, और नहीं है तो थोड़ा सा लेंथी जाएगा। क्लियर है? लिख लो फटाफट। हाँ बेटा, नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन बेटा, क्या बोल रहा है हमें बोल रहा है बेटा, ये कोई भी एक इंसिडेंट रे है, एक रे E1 कैप के थ्रू आ रही है, क्या रही है, एक रे E1 कैप के थ्रू आ रही है एंड E2 कैप के थ्रू जा रही है, ये इसका नॉर्मल वेक्टर है। देन फाइंड n कैप इन टर्म्स ऑफ E1 कैप एंड E2 कैप। ये कोई भी एंगल हमें दे रखा है बेटा, ठीक है। देन फाइंड n कैप इन टर्म्स ऑफ E1 कैप एंड E2 कैप। ठीक,
अब बताओ कोई एक रेस, इस रे के थ्रू क्या रहा है बेटा, एक वेक्टर E1 कैप और E2 कैप के थ्रू जा रहा है और ये इसका नॉर्मल है। ऑब्वियसली कोप्लेनर हुए नहीं हुए, बिल्कुल हुए। तो मेथड 1 पर मैं उससे करूँगा नहीं भाई, जस्ट बता रहा हूँ। मेथड 1 तो क्या बेटा हमारा कि एन कैप इज इक्वल टू एक्स E1 कैप प्लस वाई E2 कैप। एक बार E1 कैप के साथ डॉट, एक बार E2 कैप के साथ डॉट, या फिर मैग्नीट्यूड के हिसाब से कर सकते हो आप कि मैग्नीट्यूड E1 कैप एन कैप है, मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा 1 होगा, तो वो लगा सकते हो। कोई भी दो कंडीशन लगा के एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आंसर निकालना है। सेकेंड मेथड क्या करें बेटा, मेथड 2 क्या कह रहा है बेटा, मेथड 2 बोल रहा है हमसे कि बेटा ध्यान दो, इधर देखो, इस वेक्टर को मैं इस डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, क्या माइनस E1 कैप बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन कर दी तो साइन चेंज कर दो भाई, पता है हमें। तो बताओ ये वेक्टर, इनका एंगल बाइसेक्टर है, और याद करो कहीं जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये ए वेक्टर या पी वेक्टर जो मैंने लिखा था, ये क्यू वेक्टर है और ये इनका एंगल बाइसेक्टर है। तो इस डायरेक्शन में वेक्टर बेटा पी कैप प्लस क्यू कैप होता था, याद आया कहीं? इस डायरेक्शन में वेक्टर पी कैप प्लस क्यू कैप, ये एंगल बाइसेक्टर है, याद आया? तो वही यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ पुरानी चीज़ें थोड़ा ध्यान रखोगे जल्दी होगा, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लगेगा। इससे भी होगा क्वेश्चन, तो पिछले वाला बताई तो एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर सॉल्व किया ही था, थोड़ा सा टाइम लगा और हमने देख लिया आई और जे के कोप्लेनर थे, इससे पिछले वाला क्वेश्चन तो थोड़ा सा जल्दी हो गया भाई। तो वही चीज़ यहाँ पर है बेटा। तो बताओ क्या लिख सकता हूँ मैं, एन कैप इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ E2 कैप माइनस E1 कैप, E2 कैप माइनस E1 कैप, और x कैसा होगा बेटा ग्रेटर दैन 0, नेगेटिव नहीं हो सकता है, डायरेक्शन यही होगी इसकी, ठीक है। तो बताओ, और मैग्नीट्यूड कितना है एन कैप का 1 है, तो इसके स्क्वायर का भी 1 ही होगा बेटा। तो क्या लिख दें बोलो, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2 E1 कैप डॉट E2 कैप इज इक्वल टू 1। और क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर 2 कॉमन आ गया बेटा, 1 माइनस, अब वो देखते हैं प्लस आएगा माइनस आएगा क्या आएगा, ध्यान देना E1 कैप और E2 कैप के बिटवीन है ये एंगल, किस किस के बिटवीन में, E1 कैप एंड E2 कैप। इधर देखो तो बोर्ड पे देखो ध्यान से बेटा, ये हटा रहा हूँ मैं, E1 कैप और E2 कैप के बीच एंगल, ये एंगल नहीं है भाई, इसको या तो आगे बढ़ाएं या इसको पीछे बढ़ाएं, ठीक है नहीं, ये एंगल होगा और ये एंगल कितना होगा बेटा पाई माइनस 2 थीटा। तो कितना आएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस 2 थीटा। तो आंसर कितना हुआ बेटा, कॉस पाई माइनस 2 थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर लिख देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और ये कितना होता है बेटा 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो x कितना आ गया 1/2 कॉस थीटा। मॉडुलस की ज़रूरत नहीं तो थीटा पॉजिटिव थीटा है बेटा, एक्यूट एंगल ही होगा, ठीक है नहीं। तो बताओ x कितना हो गया 1/2 कॉस थीटा। तो ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो एन कैप कितना आ जाएगा बेटा, एन कैप इज इक्वल टू 1/2 कॉस थीटा E2 कैप माइनस E1 कैप। अब आपस में E2 कैप पूछ ले E1 कैप पूछ ले तो भी हम लिख सकते हैं, देखो क्या कह रहे हैं, E2 कैप बोलो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, E2 कैप इज इक्वल टू E1 कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ एन कैप कॉस थीटा।
अब कॉस थीटा, इधर देखो थीटा दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया, बाई चांस बोलता है मैं थीटा तो दिया हुआ ही नहीं है, तो थीटा को मैं एन कैप और इवन कैप के बिटवीन लिख सकता हूं कुछ। ये एंगल थीटा है हमारा, यदि मैं इसको माइनस इवन कैप कर दूं तो एन कैप और इवन कैप के बिटवीन एंगल कितना हो गया, माइनस इवन कैप के बीच एंगल थीटा है बेटा। तो बताओ मैं और क्या लिख सकता हूँ, ई टू कैप इज इक्वल टू इवन कैप माइनस 2 एन कैप इंटू कॉस थीटा की जगह क्या लिख दें बेटा, एन कैप डॉट इवन कैप, माइनस लगा चुका हूँ पहले ही बेटा, ये भी एक आंसर हो जाएगा। अब हमें बोल दे इवन कैप इन टर्म्स ऑफ एन कैप एंड ई टू कैप, तो बताओ इवन कैप इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं बेटा यहाँ से, ई टू कैप माइनस 2 एन कैप कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को अगेन देखो इधर, इन दोनों के बिटवीन एंगल इस बार इवन में ना लिख के ई2 में लिखना है, इन दोनों के बीच तो डायरेक्ट ही है, तो इवन कैप कितना हो जाएगा बेटा, ई2 कैप माइनस 2 एन कैप इंटू एन कैप डॉट ई2 कैप अपॉन एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा बेटा, वो लिखा नहीं है मैंने, तो ये दिस इज योर आंसर। तो अब कौन सा पूछता है वो डिपेंड करता है भाई, थीटा दे रखा है तो थीटा में ही छोड़ देंगे, थीटा नहीं दे रखा है तो डॉट में छोड़ेंगे बेटा। क्लियर आया समझ में? तो ये तो क्या था हमारा, किस पे बेस्ड क्वेश्चंस थे हमारे, लीनियर कॉम्बिनेशन थ्योरम बोल दो, चल लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर बोल दो, ठीक है, लिख लो फटाफट आगे। नेक्स्ट आता है इसमें बेटा हमारा, एक तो हमारा प्रोडक्ट में क्या था, स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा कौन सा था, वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इसको हम क्या बोल देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या कह रहे हैं बेटा, ए वेक्टर, क्योंकि इसको क्रॉस होता है बीच में इसलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बताओ ये किसके इक्वल होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ए और बी के बीच एंगल का साइन यानी साइन ऑफ थीटा, और डायरेक्शन और साथ में एन कैप, यानी रिजल्ट क्या होता है, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा एन कैप। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। मैं शॉर्ट में कैसे लिखता हूँ इसको मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बजाय ऐसे लिखने के मैं मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख देता हूँ, ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, लिखो बेटा, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane containing a vector and b vector, perpendicular to a vector and b vector, चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो, perpendicular to a vector and b vector, a vector और b vector दोनों के perpendicular है। एंड इसका एक और डायरेक्शन, कंडीशन क्या है इसकी, कि डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल बाय शॉर्टेस्ट पाथ। डायरेक्शन किससे दी जाती है बेटा, direction of n cap is given by right hand thumb rule, right hand thumb rule by shortest path, by shortest path। या फिर ये भी बोल सकते हो इसके बजाय कि a वेक्टर b वेक्टर एंड a n कैप वेक्टर कैसा सिस्टम बनाएंगे, राइट हैंड सिस्टम फॉर्म करेंगे, फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम। और क्या लिख सकते हो आप इसको चाहो तो, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड एन कैप फॉर्म राइट हैंडेड सिस्टम। फॉर्म राइट हैंडेड सिस्टम कहने का मतलब
यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है मैथ्स में, राइट हो चाहे लेफ्ट हो, क्यों, उसका रीज़न क्या है बेटा, हम यदि 2 डायरेक्शन की बात कर रहा है तो हम प्लस माइनस यूज़ करेंगे, और यदि एक की बात कर रहा है तो जो भी हम दे रखा है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें कहीं भी ये नहीं देखना है कि कौन से में क्या है। ठीक है, तो हम वैसे मैं फिजिक्स में क्योंकि ज़रूरत पड़ती है इसलिए मैं बता देता हूँ, ये ए वेक्टर है, मैं आइडिया तो दे देता हूँ थोड़ा सा, ये बी वेक्टर है। तो एन कैप की जो डायरेक्शन होगी, ध्यान दो इधर, थीटा क्या था यहाँ पर, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to पाई। इधर देखो अब, ये ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर जाना है हमें, तो बताओ राइट हैंड थंब यानी थंब किसकी ओर जा रहा है, इस सरफेस यानी इस बोर्ड के आउटसाइड। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिक्स में डॉट से रिप्रेजेंट करते थे, याद आ रहा हो तो, कि बोर्ड के या फिर प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर, आउटसाइड। और दूसरा यदि ऐसा होता बेटा, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, और वही ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं हम, तो बताओ ए क्रॉस बी, तो ये थंब की डायरेक्शन अंदर, तो इसको हम फिजिक्स में क्रॉस से रिप्रेजेंट करते थे, याद आ रहा हो तो। ठीक है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये डॉट और क्रॉस प्रोजेक्ट फिजिक्स में ही है, मैथ्स में कहीं ज़रूरत नहीं है। यदि हमें तो बोले बताओ ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर कोई बताना है तो क्या करोगे, प्लस माइनस ए क्रॉस बी। समझ में आया, एंड यूनिट वेक्टर चाहिए तो डिवाइड कर देंगे लैम्डा मैग्नीट्यूड का, तो उसके हिसाब से कर देंगे, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमें तो मतलब नहीं है, प्लस माइनस लगाएंगे भाई हम तो, क्लियर है। अब यहाँ से यदि मैं एन कैप लिखना चाहूँ बेटा, बताओ तो एन कैप कितना हो जाएगा हमारा, एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी साइन थीटा। और यदि मैं इनका मैग्नीट्यूड बोलना चाहूँ बेटा, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बोलो कितना हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। तो इसकी जगह मैं इसका मैग्नीट्यूड भी यूज़ कर सकता हूँ, तो एन कैप और क्या लिख सकता हूँ मैं बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, यहाँ से साइन थीटा क्या ले सकता हूँ बताओ मैं, साइन थीटा क्या हो जाएगा, यदि मुझे साइन थीटा डायरेक्ट निकालना हो कभी भी, तो क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर, कोई डाउट। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ से, ये जनरल चीज़ है। अब हम कह रहे हैं बेटा इसमें कुछ पॉइंट लिखते जाएं। पहले तो एक चीज़ बता देता हूँ, क्या कि यदि हमें कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा हो तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, उसके बाद और चीज़ें बता रहा। यदि हमें ये दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, चाहो तो ए वन बी वन सी वन बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कैसे लिखते हो आप। बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। तो जो ए क्रॉस बी होता है बेटा किससे निकलता है, डिटर्मिनेंट से, आई कैप जे कैप के कैप। फर्स्ट ध्यान देना इधर, जो पहले लिखा हुआ है वो पहले लिखना है, जो बाद में लिखा हुआ है उसके कंपोनेंट बाद में लिखने हैं। यहाँ पर उल्टा मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। तो ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री। सॉल्व करेंगे तो बेटा ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री इंटू आई कैप माइनस साइन ऑफ ए वन बी थ्री माइनस बी वन ए थ्री, ए वन बी थ्री माइनस बी वन ए थ्री जे के प्लस ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू, ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू इंटू के। ये हमारा क्या होगा बेटा, ए क्रॉस बी। ये क्या होगा हमारा, ए क्रॉस बी। ध्यान रखोगे तो ए क्रॉस बी हमेशा किससे निकलेगा, बोलो, डिटर्मिनेंट से। डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है डायरेक्ट, पर टर्म कितनी आएंगी, 9, उनमें से कुछ आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी,
जैसे A1 I क्रॉस I 0, I क्रॉस J K होता है, तो A1 B2 K ऐसे लिख देंगे। वो मैं बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर वो ज़्यादा बेटर नहीं है। हाँ, इनमें से 2-3 जीरो हों तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज़ हमेशा किससे करोगे, डिटरमिनेंट से, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। ठीक है, ये हमारा क्या है, A क्रॉस B। A और B पैरेलल हैं, तो पहले से ही दे रखा है बेटा A इज पैरेलल टू B। तो बताओ इस कंडीशन में थीटा कितना होगा बेटा हमारा, आइदर 0 और पाई। तो A क्रॉस B कितना हो जाएगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसका मतलब A क्रॉस B 0 है, तो या तो क्या लिख सकते हैं हम, दूसरा इसमें हमें बोल दे A क्रॉस B 0 है, वेक्टर है बेटा, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर 0 है। तो बताओ क्या क्या कंडीशन, आइदर A 0 और B 0 और A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर लिख सकता हूँ। यदि नॉन जीरो वेक्टर है तो क्या हो जाएगा, A वेक्टर और B वेक्टर कितने टाइम्स, लैम्डा टाइम्स। और यहाँ से रिजल्ट क्या ले सकते हैं बेटा, पैरेलल की कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू जो भी है A3 अपॉन B3। ठीक है ना, तो ये कुछ जनरल चीज़ें थी इसमें। अब इसकी आती हैं प्रॉपर्टीज़ बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। देखो क्या करें, ये ध्यान रखना है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखा है बेटा, इसको नहीं मिटा रहा हूँ मैं, चलो इधर लिख रहा हूँ। लिखते जाएं तो फर्स्ट पॉइंट, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज नॉट इक्वल टू B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर इन जनरल। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज नॉट इक्वल टू B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। किसका फ़र्क है, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है बेटा, डायरेक्शन माइनस कर दिया तो इक्वल हो जाएंगे भाई। थर्ड, A क्रॉस A, बोलो भाई 0, पैरेलल हैं दोनों, तो इसका मतलब I क्रॉस I, I कैप क्रॉस I कैप, J कैप क्रॉस J कैप, K कैप क्रॉस K कैप, सब क्या होंगे 0। और क्या बोल रहे हैं बेटा, आई कैप क्रॉस जे कैप बेटा, आई कैप क्रॉस जे कैप। बताओ आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, क्योंकि दोनों ये भी यूनिट ही हैं, तो बताओ आई और जे के बीच एंगल भी कितना है 90 डिग्री। तो 1 साइन थीटा इंटू एन कैप, थीटा कितना 90 डिग्री, तो साइन भी 1 हो जाएगा, साइन 90 भी, तो 1 एन कैप। एन कैप क्या बेटा, आई और जे के परपेंडिकुलर। तो इसके लिए हमेशा सर्कुलर बनाओ बेटा, जिससे कि गलती नहीं हो। ये आई कैप जो मानो, ये जे कैप और ये के कैप। यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव। और आएगा नेक्स्ट वाले, देखो अब कैसे, आई क्रॉस जे आएगा तो नेक्स्ट वाला, पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव। यहाँ पे आप इनको कैसे भी लिख सकते हो बेटा, जे क्रॉस के, जे कैप क्रॉस के कैप। बोलो जे से इधर जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, आएगा तो नेक्स्ट ही और पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब आई कैप। एक और पहले लिख देता हूँ, के क्रॉस आई कैप। के से किसकी ओर जा रहे हैं बेटा, आई की ओर, कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, आएगा तो नेक्स्ट वाला बट पॉजिटिव। इसमें और क्या बोल सकता हूँ बेटा, मैंने बोल देता के क्रॉस जे, के कैप क्रॉस जे कैप। देखो इधर के से किसकी ओर जा रहे हो बेटा, जे की ओर, कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, कैसी होगी, नेगेटिव, आएगा तो नेक्स्ट वाला यानी माइनस के आई कैप।
आए समझ में? और कोई भी आप बोल सकते हो, आई कैप क्रॉस के कैप। बोलो, आई से किसकी ओर जा रहे हो? के की ओर जा रहे हो। कौन सी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। नेगेटिव आएगा तो दूसरा ही जो बचा हुआ है आपस में लिख देंगे बेटा। अब एक और बच गया, वो भी लिख ही देता हूँ। चलो, कौन सा बच गया हमारा? जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? माइनस के। आया समझ में? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेटा इसमें, ठीक है। तो ये कौन सा था हमारा? आई क्रॉस ए, जे क्रॉस ए एंड जो भी आपस में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं बेटा हम? नेक्स्ट बोल रहे हैं बेटा हमसे कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। बताओ कैसे लिखोगे? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, लिखो फटाफट, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। देखो क्या लिख रहे हो, बताओ, लिखो फटाफट, लिखो क्या लिखा है, बताओ। बोलो क्या लिखा है? पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर अपॉन पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड, यही लिखा है? नहीं भाई, प्लस माइनस हो रहा है, ध्यान दो। क्यों? क्योंकि हम पी क्रॉस क्यू भी कर सकते हैं और क्यू क्रॉस पी भी कर सकते थे बेटा। तो ये गलती की होगी, देखो ध्यान दो भाई। इसलिए बोला हमें तो क्या लेना है? प्लस माइनस यूज़ करना है यदि दो रिजल्ट दिख रहे हैं तो, ठीक है ना। सेकंड, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, या पी वेक्टर क्यू वेक्टर लिख दो। चलो, अ वेक्टर ऑफ लैम्डा मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखो, अ वेक्टर ऑफ लैम्डा मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर ऑफ लैम्डा मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज गिवन बाय, बोलो आंसर, एन वेक्टर चाहिए बेटा। किस मैग्नीट्यूड का? तो लैम्डा का। तो लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ एन के। आंसर कितना हो जाएगा? एन वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ एन कैप। बोलो, यहाँ तो प्लस ही है बेटा, एन कैप में आता वो तो बताओ एन कैप में बोलो बेटा, पी क्रॉस क्यू अपॉन पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड। कौन सा मैग्नीट्यूड का? लैम्डा मैग्नीट्यूड का वेक्टर हो गया बेटा। क्लियर है या नहीं? ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बोलो क्या लिखोगे? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। यदि कोई कांस्टेंट का मल्टीपल कर रहे हैं बेटा m टाइम्स ऑफ a क्रॉस b, इसको आप m a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर भी लिख सकते हो, a वेक्टर क्रॉस m b वेक्टर भी लिख सकते हो। m कोई भी कांस्टेंट है, स्केलर है बेटा। m क्या यहाँ पर? कोई भी कांस्टेंट है, स्केलर है बेटा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, यदि कहीं ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यदि कहीं ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, तो बताओ और क्या एम्प्लाइज कर सकते हैं इसको बेटा हम? देखो ध्यान से, क्या लिख सकता हूँ मैं? ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी। बी राइट में, तो राइट में ही होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट में बेटा, जैसे कि मैट्रिक्स में होता था। मैट्रिसेस में ध्यान है, पोस्ट और प्री मल्टीप्लाई में डिफरेंस था बेटा। अब क्या लिख सकते हैं बताओ इसको? तो ए माइनस सी क्रॉस बी लिख सकते हैं। इसका मतलब ए माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ
तो ये काम का है, ध्यान रखना है। इसको हम यदि ये दे रखा है तो ये लिख सकते हैं। लर्न नहीं करना है, लेफ्ट में लाके सॉल्व करते जाओ, रिजल्ट निकालते जाओ। तो काफ़ी काम का है, आईआईटी में पूछा हुआ है बेटा ये, ठीक है। चलो लिखो और बताता हूँ। हाँ बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा, कहीं यदि हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ? ए बी साइन थीटा बोल सकते थे। और इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बेटा। कोई प्रॉब्लम? साइन स्क्वायर थीटा को और क्या लिख दिया बेटा मैंने? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी ठीक है। और आगे बोलो तो ये हो गया बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या लिखा हुआ है? ए डॉट बी, सॉरी ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस, बोर्ड पे देखो तो बेटा ये मैं ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ यार। तो ए बी कॉस थीटा क्या था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये रिजल्ट भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। याद रहना ही चाहिए, कहीं कहीं इसी फॉर्म में पूछ लेता है वो। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। वैसे भी मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए पहले डिटरमिनेंट फॉर्म बेटा इधर देखो, पहले डिटरमिनेंट फॉर्म में तो टाइम लगता है भाई। तो बजाय सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो यही लगाएंगे बेटा। क्लियर? तो आप लिखो, देखो क्वेश्चंस। फर्स्ट, हमें बोल रहा है बेटा 2i कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 3k कैप क्रॉस 4i कैप प्लस जे कैप माइनस म्यू के कैप इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। इधर देखो अगेन, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, लिखा है कहीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। चाहो तो लिख दो यहाँ पर। ये कंडीशन का मतलब और क्या हो रहा है बेटा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहाँ पे a1 b1 नहीं दे रखे हैं शायद मैंने। a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3। एक तो ये है कि हम डिटरमिनेंट पूरा सॉल्व करें, बजाय उसके डायरेक्ट बोल सकते हैं बेटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस म्यू। तो बताओ लैम्डा इज इक्वल टू माइनस हाफ एंड म्यू इज इक्वल टू कितना हो रहा है बेटा? ये इधर गया, ये इधर गया, -6 हो रहा है शायद। डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर? और लिखो, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन पहले तो ऑब्वियसली है। किस चीज़ के लिए? सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। हमें दे रखा है बेटा ए वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, बी वेक्टर 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। बताओ तो ए क्रॉस बी बताना है, हमें जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिया है बेटा। एंड बी क्रॉस ए भी बताना है, ए क्रॉस बी बताना है एंड बी क्रॉस ए भी बताना है। बताओ कैसे लिखेंगे? सबसे मेन तरीका तो डिटरमिनेंट है, पर बेटा डिटरमिनेंट तो कहाँ तक लिखेंगे हम?
तो मैं क्या करता हूँ, देखो ऊपर नीचे लिख देता हूँ इनको, तो थोड़ा सा डायरेक्ट, चलो मैं ये तो डिटरमिनेंट से बता देता हूँ, पर मैं डिटरमिनेंट यूज़ नहीं करूँगा भाई, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूँगा। 2 - 3 - 1 3 - 1 1। आंसर बोलो। -3 - 1 -3 -1 -4 i कैप। ठीक, जे के लिए देखो उधर 2 + 3 + 5 पर जे माइनस आएगा, -5 जे कैप। के कैप में बोलो -2 + 9 -2 + 9 + 7 ठीक है। समझ में आया क्या लिखा है भाई? बजाय मैं ऐसे करने के, मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं डायरेक्ट बेटा यहाँ से देखो इधर ये हटाया, पहले तो ये दबाया, क्या कर दिया, छुपा दिया बेटा, -3 × 1 -3 -1 -3 -1, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई -3 - 1 कितना हो गया, -4 i कैप। ये हटाया 2 + 3 तो -5 j कैप। ये हटाया -2 + 9 + 7 k कैप। समझ में आया? तो i j कैप ना लिख के डायरेक्ट थोड़ा सा, जैसे b क्रॉस a चाहिए तो b लिखा हुआ है, इसके नीचे मैंने a लिख दिया, ध्यान देना a यहाँ पे लिख दिया, कितना आएगा 2 i कैप -3 j कैप -k कैप। ये हटा देता हूँ। अब मुझे b क्रॉस a डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो मैं ध्यान से देखो कैसे लिख रहा हूँ। ये हटाया मैंने 1 + 3 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 i कैप। आंसर पता था हमें, उसका अपोजिट साइन ही आना है। ये बोलो कितना हो जाएगा -3 - 2 -3 -2 -5 हो गया बेटा, तो +5 जे कैप। लास्ट बोलो भाई -9 + 2 तो -7। ये अलग बात है, हमें पता था b क्रॉस a कितना होगा, -साइन ऑफ a क्रॉस b होगा, ठीक है ना? तो ये निकाल सकते हो बेटा। कोई डाउट है इसमें? अब देखो और क्वेश्चंस क्या क्या है, लिखो। फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is perpendicular to both the lines. Vector r is equal to, which is perpendicular to the both the lines. Vector r is equal to, शॉर्ट में बेटा 101 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 120 and second equation vector r is equal to 101 plus mu times of -101। क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दो। इन दो लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, कंप्लीट कर लेना क्वेश्चन, अभी तो एक पॉइंट और है उसमें। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन लाइन्स एंड पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड लिख लो फटाफट, एंड पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बताओ क्या कहना चाह रहे हैं? ये बोलना चाह रहा है बेटा, ये कोई भी दो लाइन है, ध्यान दो इधर देखो, ये कोई भी दो लाइन है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, ऑब्वियसली इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए या नहीं चाहिए बताओ? इन दोनों के परपेंडिकुलर और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होनी चाहिए। अब बताओ, ध्यान से दो लाइन दिख रही हैं, उनमें पहली वाली लाइन बोलो बेटा, ये मान ली फर्स्ट लाइन है बेटा, किस पॉइंट से पास हो रही है? 101 से, ठीक। और किस वेक्टर के पैरेलल है? शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, 120 के पैरेलल है, i कैप प्लस 2j कैप के पैरेलल है, ठीक है ना? सेकंड लाइन बोलो, सेकंड लाइन यदि ध्यान से देख रहे हो बेटा तो इसी पॉइंट से पास हो रही है भाई, पॉइंट यही है 101, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमारा यही हो गया भाई। और जो वेक्टर है क्यू वेक्टर है वो कितना है बेटा? -101।
हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, यस और नो। इसका मतलब ये वेक्टर चाहिए। ये वेक्टर बताओ कैसे आएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकलता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट बेटा, यस और नो। तो इनका क्या करना है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट, यानी क्या निकालूं बेटा, एक एन वेक्टर निकालूं पी क्रॉस क्यू, पी वेक्टर क्यू वेक्टर। चलो मैं तो लिख देता हूँ कंप्लीट, आई कैप जे कैप के कैप, पी वेक्टर बेटा 1 2 0, क्यू वेक्टर बेटा -1 0 1। तो एन वेक्टर कितना आ गया भाई हमारा, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, 2 -0 यानी 2 आई कैप, यहाँ से 1 -0 तो -j कैप, यहाँ से 0 + 2 के कैप, 2 आई कैप -j कैप + 2 के कैप। क्लियर है या नहीं? तो ये हमारा क्या हो गया, एन वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया, एन वेक्टर हो गया। अब बोलो तो यहाँ से एन वेक्टर क्लियर है ये चीज़ बेटा। अब बताओ तो लाइन की इक्वेशन इस पॉइंट से तो पास हो रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो रिक्वायर्ड लाइन इज वेक्टर आर इज इक्वल टू, बोलो भाई 1 0 1 प्लस टी टाइम्स ऑफ 2 - 1 2। दिस इज योर आंसर। आया कि नहीं आया समझ में, बताओ क्लियर है? लिखो फटाफट। नेक्स्ट देखो तो उसके बाद और लिख लो भाई फटाफट। नेक्स्ट सिमिलर बेटा लाइन चेंज कर रहा हूं मैं और सब कुछ सेम है। नेक्स्ट मैं लाइन चेंज कर रहा हूं भाई और सब कुछ सेम है बेटा। क्या कर रहा हूं देखो, नेक्स्ट में लिखो जो फर्स्ट लाइन है वो है वेक्टर r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, एंड जो सेकंड लाइन है वो है बेटा वेक्टर b प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। क्वेश्चन एज इट इज है भाई, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन बोथ द लाइन्स एंड पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये बेटा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर की डायरेक्शन में, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ए वेक्टर वाले में पॉइंट है बी और बी वेक्टर वाले में पॉइंट है ए। ऐसा ही दे रखा है भाई हमें। अब बताओ हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, कैसे निकालते थे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा? हम दोनों आर को इक्वेट कर देते थे, तो करो इक्वेट। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू ए वेक्टर, यही है बेटा। तो बताओ यहाँ से कितना आ गया, म्यू इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इज ऑल्सो 1। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना आ गया बेटा, ये पॉइंट कितना आ गया भाई, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो रिक्वायर्ड लाइन बोलो, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर, ये वेक्टर बेटा ए क्रॉस बी बोल सकता हूँ, ठीक है? नहीं चाहो तो इसको यहाँ दिखा दूँ, ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है बेटा, इस पॉइंट से पास हो रही है। आंसर बोलो, वेक्टर आर, रिक्वायर्ड लाइन इज वेक्टर आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस टी टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दिस इज योर आंसर। आया समझ में? क्लियर है भाई? लिख लो फटाफट। हाँ भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन देखो। क्या करें बेटा, हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, उनके बीच एंगल पूछ रहा है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जस्ट प्रैक्टिस है ये वाला क्वेश्चन। तो हमें कोई एक वेक्टर दे रखा है बेटा 2 आई कैप
माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और एक बी वेक्टर दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप। और हमें क्या पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देन फाइंड साइन थीटा। इजी है बिल्कुल। बताओ क्या करना था? तो साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था हमारा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा। तो पहले तो ए क्रॉस बी बोलो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोलो भाई, डायरेक्ट कर दूं बेटा। ये हटाया 6 + 4, 6 + 4 10i कैप, जे में बोलो -12 -6 -18, तो माइनस माइनस प्लस 18 जे कैप, के में बोलो बेटा -4 + 3 तो -1 के कैप। तो अब बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू √100 + 324 + 1 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड 4, चलो लिख देता हूँ 4 + 1 + 4, बी का मैग्नीट्यूड बेटा 9 + 4 + 36। आंसर कितना हुआ फाइनली? बोलो भाई 100 324 320 420 425 हो गया क्या? 425 का रूट अपॉन कितना नीचे बेटा? ये 3 हो गया, ये शायद 7 हो गया, 49 हो रहा है बेटा ये। तो ये कितना हो गया? 7। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? √425 अपॉन 3 × 7। अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारा नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बढ़िया है, दूसरा पहले से भी ज़्यादा बढ़िया है, पहला भी सही क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, लिखो। बोल रहा है इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, इफ ए वेक्टर शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा आई कैप + 0j कैप + k कैप यानी 1 0 1। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 0 1, बी वेक्टर इज इक्वल टू -1 -1 1 0 एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 1 -1। और गिवन है बेटा फाइंड डी वेक्टर, कह रहा है हमसे डी वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या क्या गिवन है? बोल रहा है ए वेक्टर डॉट बी डी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 6। ये हमें कंडीशन रहेगी। क्वेश्चन दोबारा बोल देता हूँ मैं। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप + जे कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू -i कैप + जे कैप, के कैप है बेटा वो, और सी वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप - के कैप, देन फाइंड डी वेक्टर इफ ए डॉट डी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर एंड सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 6। अब इसके 2 मेथड, पहला मैं बताऊंगा नहीं, सिर्फ लिख रहा हूँ क्योंकि वो पढ़ा जाता है। ये लास्ट हथियार है, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब हमें ये लगाना है, अदरवाइज ये नहीं लगाना है भाई। रीजन ये क्या बोल रहा हूँ बेटा, मैं बता रहा हूँ अभी। xi कैप + yj कैप + zk कैप। अब हमें x y z फाइंड आउट करने, यानी हमें 3 इक्वेशन 3 अननोन, तब जाके फाइंड आउट होंगे ये। तो ये थोड़ा सा कैसा जाएगा, लेंथी मेथड होता है बेटा, हमेशा ध्यान रखो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे, तब ये यूज़ करेंगे। जब तक कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है तो वो अप्लाई करेंगे भाई, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड हम यूज़ कम से कम करेंगे, पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली ये यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे तो देखो कुछ समझ में आएगा भाई हमारे। क्या कह रहे हैं? मेथड 2, ये लिखा बेटा। इसमें क्या करेंगे बताओ? डी डॉट ए 0 एक इक्वेशन x y z में, डी डॉट बी 0 दूसरी इक्वेशन, डी डॉट सी 6 तीसरी इक्वेशन x y z में।
3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व करनी है। यहाँ पे तो 0 0 है इसलिए जल्दी सॉल्व हो जाएगा, 0 1 1 है या 0 1 -1 है, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा यहाँ तो ज़्यादा, पर इन जनरल बहुत टाइम लग जाएगा। यदि इसकी जगह मैं कुछ भी लिख दूँ ऐसा 2 3 4 1 5 -6 3 4 -2, तब प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या है वो देखो, वो ज़्यादा बेटर है बेटा। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमारा, क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से डी वेक्टर बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर, डी वेक्टर ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर बोल सकता हूँ या नहीं, यानी डी वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो बताओ डी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ कोई लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, प्रॉब्लम है कोई? तो अब बोलो यहाँ से डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं हम यहाँ से, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बोर्ड पे देखो, 0 -1 -i कैप, 0 +1 -j कैप, 1 -0 +k कैप, और किसके साथ इसका, c के साथ, c डॉट डी, c के साथ, इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट बेटा। बोलो 0 इंटू इतने तो लैम्डा टाइम्स ऑफ 0 प्लस 1 इंटू -1 -1 प्लस -1 इंटू 1 -1 इज इक्वल टू 6। तो लैम्डा इज इक्वल टू -3 हो गया क्या, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी तो डी वेक्टर कितना आ गया बेटा, -3 टाइम्स ऑफ -i कैप -j कैप +k कैप, और 3 टाइम्स ऑफ i कैप +j कैप -k कैप। समझ में आया बेटा? तो ये हमारा क्या आ गया, डी वेक्टर। क्लियर है? तो एक तो ये मेथड था, दूसरा यहाँ से कोई ना कोई देखा हमने और वहीं से सॉल्व करके आंसर निकाला बेटा। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, लिखो देखो क्या करें। बोल रहे हैं हमें ए वेक्टर दे रखा है अगेन, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, 1 0 2, बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 1 -2 एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 1 1 1। फाइंड डी वेक्टर such that d dot a is equal to 0 and d cross b is equal to c cross b, d cross b is equal to c cross b। ये हमें गिवन है और हमें क्या निकालना है, डी वेक्टर फाइंड आउट करना है। बताओ तो अब क्या करें और कैसे करें। देखो इधर डी वेक्टर बेटा, सबसे पहले तो एक तो यही तरीका है कि हम डी वेक्टर मान लें एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, पर वो नहीं मानेंगे भाई। ये ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था आज, इसको क्या लिखूं बताओ मैं, डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकता हूँ बेटा। और इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली नॉन जीरो वेक्टर है बेटा। इसका मतलब ये क्या इम्प्लाइज करेगा बताओ, ये इम्प्लाइज करेगा डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ, और क्या लिख सकते हैं बोलो बेटा, लिख सकते हैं हम डी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डी वेक्टर। अब हमें सिर्फ एक लैम्डा फाइंड आउट करना है, 3 नहीं फाइंड आउट करने भाई। इसके लिए क्या करें, हमें एक कंडीशन दे रखी डी डॉट ए 0, यानी डॉट विद ए वेक्टर। क्या लिखें बेटा, डॉट विद ए वेक्टर। बताओ क्या देगा, ए डॉट डी, ए डॉट सी, ए डॉट बी। ए डॉट डी इज 0,
ए डॉट सी 1 0 2 1 + 0 + 2 ए डॉट बी 0 0 -4 0 + 0 + -4 तो बताओ लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3/4। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें तो डी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस 3/4 डी वेक्टर। सी वेक्टर कितना है बेटा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप 3/4 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर कितना है बेटा जे कैप -2 के कैप। तो आंसर कितना हो गया बेटा डी वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ 4 आई कैप प्लस 7 जे कैप -4 - 6 -2 के कैप इज योर आंसर। आया समझ में क्या नहीं आया? क्लियर है? तो क्या किया है तो मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में आया हुआ है बेटा, 2 बार आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है बेटा मैं OA क्रॉस OB, इफ OA क्रॉस OB इज इक्वल टू आई कैप प्लस के कैप, OB क्रॉस OC इज इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप, and OC cross OA is equal to minus I cap minus J cap, minus I cap minus J cap. Then find the magnitude of AB cross AC. Find the magnitude of AB cross AC. मैंने क्या मान लिया बेटा O को ओरिजिन मान लिया, यानी O का पोजीशन वेक्टर 0 मान लिया, A का पोजीशन वेक्टर A मान लिया, B का पोजीशन वेक्टर B मान लिया और C का पोजीशन वेक्टर C वेक्टर मान लिया। तो बताओ मुझे गिवन क्या है? ये तो मुझे गिवन है बेटा A क्रॉस B, ये मुझे गिवन है B क्रॉस C और ये मुझे गिवन है C क्रॉस C। यस और नो? ये तीनों मुझे गिवन और मुझे फाइंड आउट क्या करना है AB क्रॉस C का मैग्नीट्यूड। क्या लिखूं इसको? मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, बोलो। AB का मतलब B माइनस A बेटा, क्रॉस AC का मतलब C माइनस A बेटा। कोई प्रॉब्लम? अब बोलो क्या लिखें इसको? मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A माइनस A क्रॉस C प्लस 0। A क्रॉस A 0 बेटा। तो ये क्या लिखा हुआ है बताओ? सबसे पहले ये लिख रहा हूँ बेटा A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। आंसर कितना हो गया? A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A बेटा। इन तीनों का एडिशन, इधर देखो तो इन तीनों का एडिशन बेटा I माइनस के कैंसिल हो गए। ऐड कर रहा हूँ भाई, जे के यानी 0 दे रखे, तो आंसर इज 0। समझ में आया? लिखो फटाफट। हाँ भाई, नेक्स्ट है बेटा, इसमें हमने लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी बेटा, क्या थी? A वेक्टर प्लस लैम्डा P वेक्टर, उसको क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म या क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म? क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म। देखो क्या कह रहे हैं, हमारे पास कोई लाइन ये थी बेटा, पॉइंट A से पास हो रही है और P के पैरेलल है।
यहाँ पर कहीं भी एक आर पॉइंट था जिसका पोजीशन वेक्टर आर है बेटा। तो या तो मैं पहले वो लिखूँ या फिर मैं ये बोल सकता हूँ ए आर इज पैरेलल टू पी वेक्टर। तो यहाँ से क्या बोल दूँ बताओ, ए आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो आर माइनस ए वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर पी इज इक्वल टू, दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म। एक और पहले वाला पॉइंट ये देखो, इधर पहले वाला पॉइंट ये, उसको मैंने क्या किया, डिस्टेंस, वहाँ पे तो सिर्फ कॉस थीटा में लिखा था बेटा, किसी एक पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, गिवन लाइन से किया हुआ है भाई हमने। ये लाइन गिवन है बेटा में, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर। तो यानी ये पी वेक्टर, ये कहीं ए वेक्टर। ठीक, क्या करें बताओ हम, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट की बात कर रहा है, ये डिस्टेंस डी हमें निकालनी है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, ये ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज ए बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये एंगल यदि मैं थीटा बोलता हूँ तो ये ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो डी डिस्टेंस क्या हो गई बेटा, डी डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए बी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड पी का मैग्नीट्यूड। तो आंसर क्या आ गया बेटा, डी इज इक्वल टू, डायरेक्ट याद रख सकते हो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हमने पहले कॉस थीटा में पढ़ी थी, डॉट में पढ़ी थी, याद आया हो तो यहाँ पे क्या करें, उसमें हमने कॉस थीटा पहले क्या निकाला था, साइन थीटा निकालने के लिए पहले कॉस थीटा निकाला था, क्योंकि हमने क्या नहीं पढ़ा था, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं पढ़ा था उस समय। समझ में आ रहा है ना यार। तो डी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। इसमें बेटा लास्ट पॉइंट और क्या करें, देखो एक पॉइंट और कि हमें क्या चाहिए, प्रूव द साइन रूल ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग वेक्टर, प्रूव द साइन रूल साइन रूल ऑफ ट्रायंगल यूजिंग वेक्टर्स। यानी क्या कह रहे हैं बेटा हमें, एक ट्रायंगल है, ये मान लिया ए, ये बी, ये सी, ये वेक्टर ए वेक्टर, ये वेक्टर बी वेक्टर और ये वेक्टर सी वेक्टर। ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। तो हमें प्रूव क्या करना है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। एंगल में वो कैपिटल्स हैं, एंगल है बेटा साइन के, ये साइड्स हैं, यानी ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। अब देखो क्या कह रहे थे बताओ, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है बेटा, हमें दिख रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 दिख रहा है बेटा। मैंने क्या किया, क्रॉस विद ए वेक्टर, क्रॉस करूँगा तभी एंगल साइन में आएगा भाई, समझ में आ रहा है बेटा। तो अब बोलो क्या लिखूँ, ए क्रॉस ए 0, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए लिख सकता हूँ बेटा मैं इसको, माइनस ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिख दिया, दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा बेटा। अब बोलो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए बी साइन ऑफ ए और बी के बिटवीन एंगल, ए और बी के बिटवीन एंगल पाई माइनस सी, सी ए साइन ऑफ सी और ए के बिटवीन एंगल, सी और ए के बिटवीन एंगल पाई माइनस बी बेटा। आ गया होगा समझ में यार। तो यहाँ से क्या दिख रहा है बताओ, ए तो कैंसिल हो गया बेटा,
यहाँ से मुझे दिख रहा है, इधर लिख रहा हूँ बी साइन सी इज इक्वल टू सी साइन बी। तो यानी बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। एक बार और सिमिलर, यदि यहाँ पे ए से क्रॉस कराए तो बी में आया है, क्रॉस विद बी कर दो सी और ए में आ जाएगा। क्रॉस विद बी करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, ए क्रॉस बी, राइट में कर रहा हूँ भाई, इसका मतलब बी क्रॉस बी 0 प्लस सी क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ, ए बी साइन ऑफ पाई माइनस सी, बी सी साइन ऑफ पाई माइनस ए। एंगल निकाल सकते हो इजीली बेटा। तो आंसर क्या हो रहा है बताओ, इस बार बी कैंसिल हो गया तो मैं बोल सकता हूँ ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इन दोनों से बोलो आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा। दोबारा क्या लिखूँ यार, क्लियर है, कोई डाउट? तो इन दोनों से आंसर क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा। इट इज़ क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कहाँ से स्टार्ट होगा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या एरिया। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।